हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम बात करते हैं आज जो हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है MS2 की। तो उसका एक टॉपिक है कोमा, अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी हुई है, तो डेफिनेशन में हम देखेंगे इन्होंने बताया है डिफाइंड एट द डीप स्लीप लाइक स्टेटस। जो इसका दिया गया है, इसमें दिया गया पेशेंट कैन नॉट बी ऑफ अराउज। तो इन्होंने बताया कि ऐसी नींद, ऐसी गहरी नींद जिससे उठा नहीं जा सकता, तो वो जो स्थिति होती है वो हमारी कोमा की होती है। ठीक है, और अनकॉन्शियसनेस उसमें बताया जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से बेहोशी की जो अवस्था होती है वो उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो इसके जो रीजन रहते हैं, कारण जो रहते हैं, वो हमारे कौन कौन से रहते हैं इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कोज मेटाबॉलिक। ठीक है, तो मेटाबॉलिक सिस्टम से रिलेटेड हमारे कौन से कारण रहते हैं कोमा के। इसमें डायबिटीज भी इसका एक रीजन होता है, अल्कोहलिज्म, जो शराब वगैरह अगर ज्यादा पी गई है। ठीक है, और इसमें सेडेटिव ड्रग्स अगर लिए गए हैं, ज्यादा मात्रा में इंक्लूड किए गए हैं, बेहोशी के जो ड्रग्स लिए जाते हैं या नशे के लिए जो चीजें ली जाती हैं। तो यूरिन, जो हमारा यूरेमिया जो है, यूरिन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, या लीवर का जो फेल हो जाना, ऐसी जो चीजें होती हैं, तो ये हमारे कारण रहती हैं कोमा में जाने की, लंबे समय तक जब ये चीजें चलती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रॉमा। अगर ब्रेन कॉन्शियसनेस है, ब्रेन में अगर किसी प्रकार की चोट वगैरह लगी है, या हेमाटोमा। हेमाटोमा का मतलब हो जाता है कि ब्रेन में ब्लड का इकट्ठा हो जाना। ठीक है, तो इस तरीके की अगर चीजें हैं तो ये भी हमारी कोमा का कारण बनती है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर जो होता है उसके अंदर हमारा आ जाता है हाइपरटेंसिव। ठीक है, तो हाइपरटेंसिव में हमारी हाइपोटेंशन भी आ जाएगी, और हमारी कैप्लोपैथी जो है, एक्रोकैप्लोपैथी जो है वो भी आ जाती है। ठीक है, तो हाइपरटेंसिव में यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, कैप्लिक चीजों का बढ़ जाना, और हमारा ब्रेन हैमरेज जो है वो भी इसके अंदर आ जाता है। सीवीए भी आ जाता है, कार्डियक वस्कुलर जो हमारी जो चीजें होती हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, कार्डियोवस्कुलर आर्टरीज में या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो भी हमारा रीजन रहती है कोमा में जाने की। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें फिजिकल एजेंट में हमारा आ जाएगा हाइपोथेरेमिया आ जाएगा। ठीक है, और हमारा हाइपरथेरेमिया आ जाएगा, यानी कि हाइपोथेरेमिया टेम्परेचर का बिल्कुल कम हो जाना, और हमारा जो हाइपरथेरेमिया होता है वो बॉडी टेम्परेचर का ज्यादा बढ़ जाना। ठीक है, तो ये दोनों हमारे रहते हैं फिजिकल एजेंट के अंदर। तो नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है इलेक्ट्रोलिटी बैलेंस। तो इलेक्ट्रोलिटी बैलेंस जो होता है उसमें कौन कौन सी चीजें आती है, हमको पता है कि वाटर जो होता है, वाटर के अंदर जो कंटेंट पाया जाता है वो हमारा इलेक्ट्रिक बैलेंस का होता है। तो इसमें हमारा सबसे पहले हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि नाइट्रोजन नाइट्रेट जो होते हैं, नाइट्रोजन जो होती है उसकी कमी हो जाना हमारा हमारे ब्लड के अंदर, और हाइपर कैल्शियमिया, और जो ब्लड होता है उसके अंदर कैल्शियम जो है ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना। ठीक है, और हाइपोकैल्शियमिया हमारा आ जाता है जिसमें कैल्शियम का या तो ज्यादा कम हो जाना या ज्यादा बढ़ जाना, या फिर हमारा जो नाइट्रोजन थी उसका कम हो जाना हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक बैलेंस का रहता है। आगे हम देखते हैं इसमें, आगे इसमें है हमारे कुछ और भी पार्ट हैं। तो इसमें बताया गया है हमारा इन्फेक्शन। ठीक है, तो इन्फेक्शन में हमारी कौन कौन सी चीजें रहती हैं इसमें। इन्फेक्शन की कौन कौन सी वजह बनती है, हमारी मेनिंगस, यानी कि हमारा जो ब्रेन के अंदर जो मिनिमाइज जो मेनिंगस का जो एरिया होता है उसके अंदर अगर सूजन है, इन्फ्लेमेटरी है या चोट लगी हुई है। नेक्स्ट हमारा इसमें कैफेलिक एरिया जो होता है उसके अंदर अगर इन्फ्लेमेटरी होगी वो भी एक रीजन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कैरेसिमिया। इसमें हमारा आ जाता है ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन के अगर अंदर अगर कैंसर है तो वो भी कोमा का रीजन बन सकती है। ठीक है, तो अब हम इसमें देख लेते हैं हमारे डायग्नोज। तो डायग्नोज टेस्ट जो होते हैं, अनकॉन्शियसनेस पेशेंट जो होता है उसके जो टेस्ट होते हैं वो स्कल का एक्सरा हमारा कराया जाता है, ईईजी कराया जाता है, सेरिब्रल जो है एंजियोग्राफी हमारी कराई जाती है, और एमआरआई कराई जाती है। तो ये सारी के सारे जो होते हैं ये हमारे टेस्ट होते हैं, और ये टेस्ट जो है कराए जाते हैं कोमा की कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेटाबॉलिक टेस्ट फॉर ऑफ द अनकॉन्शियस पेशेंट। तो अनकॉन्शियस पेशेंट का मेटाबॉलिक में सीबीसी कराया जाएगा उसका। ठीक है, और ये तो बिल्कुल नॉर्मल से टेस्ट होते हैं। इलेक्ट्रोलिक बैलेंस जो होता है वो देखा जाता है, जैसे क्रेटेनाइन हो गया। ठीक है, तो इसमें एलएफटी भी देखा जाता है, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, आरटीएल ब्लड प्रेशर भी हमारा देखा जाता है इसके अंदर, यूरिनलाइज भी किया जाता है, यूरिन पास आउट करने, कैल्शियम भी देखा जाता है, और लंबर पंचर भी देखा जाता है। हमारा लंबर यानी कि जहाँ से हमारी जो कोड होती है, जो स्पाइन होती है वो वहां से जाती है, तो लंबर एरिया जो हमारी वो चीजें होती है वो भी इसके अंदर देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी कोमा के अंदर चीजें देखी जाएंगी और टेस्ट किए जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा टिप्स दे रखा है इसमें, ये जो टिप्स दिए हुए, ये जो टिप्स है हमारी, ये की दी हुई है हमारी कोज की। तो इसमें कौन कौन से और भी कारण हो सकते हैं इसमें, जैसे दौरा है, और एसिड और अल्कोहल ज्यादा बढ़ जाना, इन्फेक्शन ज्यादा हो जाना, ओवरलोड हो जाना किसी चीज का। ठीक है, यूरेमिया की प्रॉब्लम हो जाना, या सिर के अंदर चोट लग जाना, या इंसुलिन बढ़ जाना। ठीक है, और हमारी इसमें फिफोसिस, एसिडोज वगैरह या स्ट्रोक वगैरह, यानी कि ये बहुत सारे रीजन और रहते हैं कि भाई इन रीजन की वजह से भी जो बॉडी जो है वो कोमा में जा सकती है किसी भी पेशेंट की। तो इसमें ये सभी चीजें, ये कारण रहते हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं इसके बारे में। तो इसमें हम देखेंगे हमारा जो एसएस लेवल होता है कॉन्शियसनेस का।
ठीक है। तो कॉन्शियसनेस का जो हमारा एसएस लेवल होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला लेवल हमारा क्या देखेंगे, हम आईज ओपनिंग रिस्पॉन्स देखेंगे कि भी जो कोमा में जो पेशेंट है उसकी आंखें खुली हुई है या नहीं है, वो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है। फिर हम वर्बल रिस्पॉन्स देखेंगे, वर्बल वो बोल पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, या शब्द को तुतला कर बोल रहा है या कम बोल रहा है, तो किस तरीके से उसका जो रिस्पॉन्स है वो वर्बल है। ठीक है। चेक मोटोर रिस्पॉन्स। तो मोटोर रिस्पॉन्स का मतलब जो होता है वो हो जाता है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, वो किसी चीज को सुन पा रहा है, किसी चीज को देख पा रहा है, या उसके इमोशंस रिएक्शंस कर रहे हैं। तो ये सब हमारा मोटोर रिस्पॉन्स के अंदर आ जाता है। ठीक है। तो इसमें हमारा नेक्स्ट आ जाएगा जो नर्सिंग असेसमेंट जो हमारे होते हैं। तो इसमें नर्सिंग असेसमेंट में हमारा क्या आएगा, इसमें कलेक्ट किया जाएगा, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट की जाएगी। ठीक है। और रिलेटिव की हिस्ट्री भी देखी जाएगी, भी उसके रिलेटिव क्या कुछ है, और पेशेंट का पीछे उसने कैसी चोट लगी थी, कैसे हालात उसके रहे हैं, कैसी बीमारियों से वो गुजरा, वो सारी की सारी हिस्ट्री जो वो कलेक्ट करी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो स्कल है, जो सर का जो जितना भी चीजें उस सभी चीज की ऑब्जर्वेशन की जाएगी, भी चोट वगैरह लगी है, ब्लीडिंग हुई है, या इंटरनल कोई चीजें दिक्कत कर रही हैं। तो इसमें नेक्स्ट इसमें देखा जाता है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, भी सांस जो ले रहा है वो रेस्पिरेशन की टाइप क्या है, उसकी अटक अटक के ले रहा है, या ऑक्सीजन लेने में उसे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। या उसे पेन फील हो रहा है। तो ये चीजें जो है वो देखी जाती हैं। नेक्स्ट इसमें देखा जाता है, ऑब्जर्वेशन की जाती है पूरी की पूरी बॉडी की हेड टू फुट, यानी कि सर से लेकर पांव तक जो है वो सारा का सारा एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट इसमें देखा जाता है, चेक किया जाता है हमारा रेगुलेशंस बाउल और ब्लैडर। तो हमारा बाउल यानी कि जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन हम जिसको बोलते हैं, और हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, उन सभी का जो रेगुलेशन चेक किया जाता है कि वो रेगुलरली अच्छे से वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारा नर्सिंग असेसमेंट में नर्स जो है वो चेक करेगी इसके अंदर। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा नर्सिंग डायग्नोज। ठीक है। तो नर्सिंग डायग्नोज में हम क्या देखेंगे इसके अंदर, नर्सिंग डायग्नोज के अंदर हमारा आ जाता है इसमें नर्सिंग डायग्नोज में आ जाता है अलर्टेड टिश्यूज परफ्यूजन। ठीक है। तो इसमें टिश्यूज परफ्यूजन का हम देखेंगे कि भी टिश्यूज का कहीं कोई चोट लगना या परफ्यूजन कैसा है। ठीक है। और हमारी इसमें बाउल का देखा जाएगा, कंटिन्यूस देखी जाएगी भी बाउल जो है वो रेगुलर काम कर रही है नहीं कर रही है। इसमें हमारी स्किन इंपेयर्ड देखी जाएगी, भी स्किन का कलर वगैरह या स्किन में किस तरीके की चीजें चल रही है। ठीक है। और इसमें हमारा जो अलर्ट जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी देखा जाएगा, कम है या ज्यादा है। यानी कि नर्सिंग डायग्नोसिस है, नर्स ने डायग्नोज करनी है सारी चीजें। यूरिन एलिमिनेशन आपने देखना है कि भाई यूरिन किस तरीके से पास आउट हो रहा है, कितना इनपुट है कितना आउटपुट है। ठीक है। और उसमें आप देखोगे एंजाइटी जो नंबर्स देखोगे, तो एंजाइटी किस तरीके की हो रही है, उसे बेचैनी है, किस तरीके से उसको बेचैनी हो रही है, किस चीज को देखकर उसको दिक्कत आ रही है। ठीक है। और नेक्स्ट जो इसमें हमारा हो जाता है, इसमें ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो आपने देखना है, ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है उसका रिलेटेड टू द एस्पिरेशंस। ठीक है। तो वो सांस कैसे ले रहा है, सांस जो साउंड वगैरह उसकी वो कैसी आ जा रही है। ठीक है। बाकी उसमें रिस्क फॉर जो इंजरीज होती है रिलेटेड टू अनकॉन्शियसनेस, तो भी होशी से रिलेटेड जो भी चोट वगैरह अगर उसको लगी हुई होती है तो वो भी आपने सबसे पहले देखनी, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, कहीं पर वुंड्स हो रखा है, तो वो चीजें आप सबसे पहले देखोगे। तो नेक्स्ट इसमें दिया गया हमारा, इसमें हमारा न्यूट्रिशन से लेस बॉडी देखनी है, रिक्वायरमेंट था रिलेटेड ऑफ द अनकॉन्शियसनेस। तो आपने देखना है कि न्यूट्रिशन लेवल उसका कैसा रहा है, कि हमारी बॉडी की जो अनकॉन्शियसनेस से रिलेटेड जो चीजें होती हैं और रिक्वायरमेंट जो चीजें होती है रिलेटेड, वो सारी की सारी आपने उसकी चेक करनी है कि भी क्या खाया क्या नहीं खाया, क्या इसने नहीं खाया उसकी वजह से इसको कॉन्शियसनेस हो रही है। तो वो सारी की सारी न्यूट्रिशन लेवल की चीजें भी आपने उसमें डायग्नोज करनी है। और नॉलेज डिफिसिट और नॉलेज जो हमारी जिस भी चीज की जो भी नॉलेज चाहिए होती है वो सारी की सारी इसके अंदर चाहिए होगी। तो ये हमारे कुछ नर्सिंग डायग्नोज है, कुछ असेसमेंट थे। तो अभी हम चलते हैं आगे। तो इसमें आगे भी कुछ हमारा दिया गया है कोमा के बारे में, तो आगे देखेंगे उसके अंदर। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन है वो क्या होता है। तो नर्स को किस किस चीज में इसमें करना चाहिए, नर्सिंग इंटरवेंशन हमारा कौन सा होना चाहिए। ठीक है। नर्स जो उसमें अपना हिस्सा देती है वो कैसा होना चाहिए। तो इसमें हमारा जो नर्स है उसको क्या करना चाहिए, मेंटेन करवाना चाहिए उसका क्या रेस्पिरेशन पेशेंट का। ठीक है। जो सांस लेने की, तो उसमें क्या प्रोवाइड कराएगी, उसको सबसे पहले उसकी पोजीशन का ध्यान देगी पेशेंट का, कि लाइंग पोजीशन उसको देनी है। ठीक है। सक्शनिंग कराएगी, अगर उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, जैसे घड़ घड़ की आवाज आती है, सांस में म्यूकस वगैरह या बलगम वगैरह फंसा हुआ, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है। और अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो क्या देगी उसको क्या प्रोवाइड कराएगी, ऑक्सीजन। ठीक है। तो दूसरा इसमें क्या प्रमोट करेगी, टिश्यू परफ्यूजन जो है वो चीजें प्रमोट करानी है नर्स ने। तो उसमें सबसे पहले हमारी O2 की सप्लाई ही आ जाती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई जरूर करवानी है। और दूसरा उसमें IV फ्लूइड करवाना है, IV फ्लूइड वो होना चाहिए जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। तो वो IV फ्लूइड जो है वो पेशेंट को दिया जाता है। और अगला इन्होंने बताया है हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन का ध्यान रखेगी, पानी की कमी या जो फ्लूइड है वो कितना है कितना नहीं है पेशेंट के अंदर, तो वो सारी चीजें भी देखना नर्स का ही काम होता है। ठीक है। आगे इंटरवेंशन करेगी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के अंदर। तो अगर हाइपरथेरेमिया है तो हाइपरथेरेमिया में स्पॉन्ज बाथ देना, यानी कि ठंडे पानी से में कपड़ा डुबो करके और उससे उसकी स्किन को साफ करना, गीला करना, ठंडा करना। और एंटीपायरेटिक जो बुखार को रोकने वाली जो दवाइयां होती है वो भी देनी चाहिए। और हाइपोथेरेमिया के अंदर अगर टेम्परेचर कम हो जाता है, हाइपरथेरेमिया में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसमें कोल्ड बाथ वगैरह दिया जाता है। और हाइपोथेरेमिया में टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाता है तो उसमें क्या करना, आपने ब्लैंकेट देनी है पेशेंट को, ब्लैंकेट उड़ा करके उसको रखना है। और उसके टेम्परेचर जो है, जो इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ रूम, तो
उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कराना है तो एक इंक्रीज टेम्परेचर रूम में ही उसको रखना होगा, ठंडा नहीं होना चाहिए रूम, वार्म अप होनी चाहिए रूम के अंदर। तो इस तरीके का जो रूम होता है उसमें रखा जाता है, जो कि हमारे हाइपोथर्मिया वाले जो पेशेंट होते हैं उनको। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट होता है वो आ जाता है हमारा प्रिवेंट इंजरीज। तो चोट को कैसे रोकेंगे, तो सबसे पहले साइड रेलिंग जो होती है बेड की उस पर ध्यान देंगे। साइड रेलिंग जो है हमारी बेड की वो लगी हुई होनी चाहिए ताकि पेशेंट गिरे ना, उससे चोट ना लगे, और उसे पकड़ कर उसको जो सपोर्ट वो करती है या उसको उठने में जो मदद हो जाती है तो वो इंजरी को यानी कि चोट को बचाता है। दूसरा क्या होना चाहिए, पुट कॉल बेल नियर टू द पेशेंट। पेशेंट के पास जो है वो एक घंटी होनी चाहिए, जब भी वो आपको चाहे उसको बजा करके आपको बुला सके ताकि उसे बोलना ना पड़े। और कोमा में जो पेशेंट होता है वो बोल नहीं पाता तो पेशेंट के पास इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रमोट करते हैं मोबिलिटी को। तो उसमें क्या कराया जाता है, एक्टिव और पैसिव जो है वो एक्सरसाइज कराई जाती है पेशेंट की, ताकि वो उसकी मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके और वो अपने आप से एक्टिव हो पाए, चल फिर और जो अपने काम जो है वो कर पाए। ठीक है, तो ये मोबिलिटी को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है मेंटेन न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो हमारा मेंटेन करना है पेशेंट का, तो उसमें क्या करोगे आप, इनटेक करना है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी की। वो जो खाना खा रहा है वो जो भी ले रहा है, चाहे वो फ्लूइड में ले रहा है, चाहे वो फूड में ले रहा है, चाहे फ्लूइड में ले रहा है, तो उसकी कितनी मात्रा उसकी है और कितनी क्वालिटी है, कितने पोषक तत्व उसके अंदर है। तो ये सारी की सारी चीजें आप न्यूट्रिशन लेवल में मेंटेन कराएंगे। दूसरा आपने क्या प्रोवाइड करना है, फीडिंग बाय द रिच ट्यूब ऑफ द अकॉर्डिंग टू द डाइट प्लान। तो आपने सारी की सारी जो फीडिंग की जो चीजें होती हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो डाइट प्लान होती है उसी के अकॉर्डिंग उसको खाना देना, ना कम देना है ना ज्यादा देना है। जो चीजें उसके लिए सुटेबल है वो देनी है, जो सुटेबल नहीं है वो नहीं देनी है। ठीक है, तो डाइट प्लान के अकॉर्डिंग ही उसे सारा का सारा फूड प्रोवाइड कराना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेंटेन करना अपने रेगुलर बाउल फंक्शन। तो जो बाउल है, जो हमारी लाइफ टाइम है, वो कैसे फंक्शन कर रही है डेली रूटीन के अंदर। तो आपने क्या करोगे, इंश्योर करोगे सारा का सारा कि जो फाइबर जो डाइट फाइबर की फीडिंग, तो उसमें सारा का सारा इंश्योर कर लेना है कि जो फाइबर वगैरह है वो जो डाइट के अंदर है, जो ट्यूब फीडिंग्स वगैरह है वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है, पूरा आपने चेक करना है डेली। ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कराना है आपने, स्टूल सॉफ्टनर आपने जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कराओगे, यानी कि जो स्टूल पास आउट होता है वो हार्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए पहले ही स्टूल सॉफ्टनर दिया जाता है ताकि जो उसका स्टूल पास आउट होता है वो आराम से आ सके, जो स्टूल है वो सॉफ्ट रह सके। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपने प्रॉपरली मेंटेन करा देनी है पहले ही। तो ये सारी के सारा हमारा आ जाता है नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर। तो नर्स का जो इंटरवेंशन होता है वो होता है जो पेशेंट होता है उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। तो उसकी हेल्थ को जितना ज़्यादा प्रमोट करेगी उतनी ही ज़्यादा उसकी हेल्थ कंडीशन जो है वो सही होती चली जाएगी। तो ये नर्स के हाथ में होता है। तो नर्स की जो मेहनत होती है उसी की वजह से पेशेंट की रिकवरी जो है वो जल्दी हो पाती है। ठीक है, तो हमारा ये आ जाता है 8 नंबर के अंदर आ जाता है मेंटेन हाइजीन। ठीक है, तो हम जो हाइजीनिक जो चीजें होती है उनको कैसे मेंटेन करने के लिए जो नर्स जो है वो क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेगी, क्या क्या बताएगी पेशेंट को। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले वो बताएगी इसको प्रोवाइड बाथ, इसको बाथ कैसे प्रोवाइड कराना है, उसका माउथ, आईज, स्किन और जो हमारी जो केयर होती है रेगुलरली वो कैसे प्रोवाइड करनी है, वो सारी की सारी जो है नर्स रेगुलर उसकी मेंटेन करेगी। ठीक है, और ध्यान रखेगी और उनको एजुकेट भी करेगी कि ये सारी चीजें कैसे करनी, रिलेटिव को भी और पेशेंट को भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर पॉइंट आ जाता है 9 के अंदर क्या बताया इन्होंने, प्रोवाइड फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रिलेटिव एंड पेशेंट। तो फिजियोलॉजिकल सपोर्ट भी देना ही होता है अगर उसको सहारा चाहिए उठने के लिए, बैठने के लिए, इन सब चीजों के लिए। और साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो वो भी ज्यादा जरूरी होता है, जैसे सांत्वना देने के लिए, उन्हें कुछ चीजें समझाने के लिए, मानसिक तौर पर जो फियर वगैरह है उनके वो निकालने के लिए, चाहे वो उनके रिलेटिव हो या फिर वो पेशेंट हो। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो भी जरूरी होता है और जो फिजियोलॉजिकल सपोर्ट होता है वो तो जरूरी होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसमें आ जाता है हेल्थ एजुकेशन। तो पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दोगे, पर्सनल हाइजीन चीजों के बारे में समझाओगे, नेट जो न्यूट्रिशन जो चीजें होती हैं, डाइट वगैरह और एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज की जो चीजें होती है वो भी पेशेंट को सारी बतानी होती है कि सारी एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन सारी देनी होती है कि उसने अपनी साफ सफाई कैसे रखनी है, उसने खाना क्या है, कब खाना है, कितना खाना है और एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये नर्स इंटरवेंशन के अंदर आती हैं कि नर्स इंटरवेंशन करती है और पेशेंट और उसके रिलेटिव को ये सारी की सारी चीजें बताती है ताकि जो पेशेंट होता है उसकी हेल्थ रिकवरी बेटर हो सके और वो जल्दी स्वस्थ हो सके। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक था ये था हमारा कोमा को लेकर के। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आइए मिलते हैं किसी नए टॉपिक में और नई डिजीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।